जो बच्चा टेस्ट नहीं दिया, वेरी गुड। जो लोग खड़े हैं ध्यान से देखिएगा, कल फिर पूछेंगे और कल फिर खड़ा करेंगे, ठीक है। खड़ा होने का सिलसिला अगले महीने जब तक कलश स्थापन नहीं हो जाता है, 17 अक्टूबर को या कितना अक्टूबर को दुर्गा पूजा है ना, कलश स्थापन तक चलता रहेगा, ठीक है। आइए तो फोर्स की बात करते हैं। फोर्स के पास क्या होगा? मैग्नीट्यूड होगा, मैग्नीट्यूड पहला पार्ट। दूसरा पार्ट उसके पास क्या होगा? डायरेक्शन होगा क्या? तीसरा पार्ट हाँ, क्या बहकी बहकी बातें कर रहे हो? ठीक है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, ये सेकंड पॉइंट हो गया और ये थर्ड पॉइंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हम लोग कब पढ़ेंगे? जब हम लोग बात करेंगे रोटेशनल मोशन का, जिसमें दिमाग पहले से घूमना शुरू हो जाएगा, पहले से ही घूम रहा है और घूमेगा, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड तो होगा ही फोर्स के पास, डायरेक्शन भी होगा और पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन होगा। पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन चेंज होने से इफेक्ट चेंज होगा, मैग्नीट्यूड चेंज होने से इफेक्ट चेंज होगा और डायरेक्शन चेंज होने से भी इफेक्ट चेंज हो जाएगा। तो जैसे इसका एक छोटा सा एग्जांपल बताते हैं, ध्यान समझिएगा कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन और लाइन ऑफ या पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन में चेंजेस होने से क्या फ़र्क पड़ेगा। सब लोग ध्यान से देखिए। एक ब्लॉक है जिसका मास कितना है? m है। अब ये ब्लॉक जो है, इस पर फोर्स लग रहा है F = 20 न्यूटन लग रहा है, सेंटर पॉइंट पे लग रहा है, ठीक है। मान लीजिए इसको भी हम हटा दें, तो मान लीजिए कि फोर्स हम लगाते हैं ग्राउंड लेवल पे एकदम, ये F = 20 न्यूटन है, तो ब्लॉक फॉरवर्ड डायरेक्शन में डिस्प्लेस करेगा ना, करेगा ना। अब यदि मान लीजिए ये फोर्स को हम यहाँ से हटा करके यहाँ लगा दें टॉप पोर्शन पर और पीछे, तो यदि हम यहाँ लगा दें तो यही फोर्स F = 20 न्यूटन का ये ब्लॉक को टर्न करा देगा ऐसे। दिस फोर्स try to rotate the block in anti-clockwise direction, ठीक। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन कैसे? तो हमें पता है एक्स एक्सिस ये है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है, अबाउट जेड एक्सिस, ठीक है। तो जेड एक्सिस के अबाउट एंटी क्लॉकवाइज टर्न करेगा ना। कब? जब ये फोर्स लगेगा 20 न्यूटन का। तो क्या ये बॉडी को आगे ट्रांसलेट करा पाएगा? नहीं करा पाएगा, वहीं पर रोटेट करा देगा। जैसे मैंने एग्जांपल लेके बताया था ना बॉटल का, आप लोग घर जाके भी प्रैक्टिस करके देख सकते हैं एग्जांपल में। जैसे मान लीजिए सपोज़ करें कि बॉटल में पानी भरा हुआ है और आप इसको यहाँ रख रहे हैं और यहाँ फोर्स लगा रहे हैं, तो ये डिस्प्लेस करेगा। लेकिन फोर्स यहाँ लगाए, यहाँ की जगह पर यहाँ फोर्स लगा दिए तो डिस्प्लेस नहीं करेगा, ये टर्न कर जाएगा। मतलब आप जेड एक्सिस से देखिएगा तो रोटेट करता हुआ नज़र आएगा, इसका हेड रोटेट करता हुआ नज़र आएगा। तो मतलब ये ऐसे करके गिरने की कोशिश करेगा। तो वहाँ पर पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन चेंज होने से इफ़ेक्ट चेंज हो गया, इसीलिए हम लोग इसकी बात रोटेशन में करेंगे। पहले इसकी बात नहीं कर रहे थे। इसकी बात कब करेंगे? जब हम बॉडी को या सिस्टम को हम पार्टिकल नहीं मानेंगे, हम उसको कंबाइंड बॉडी, एक कंप्लीट बॉडी मान के चलेंगे, रिजिड बॉडी। समझ गए? जैसे मान लीजिए कार का व्हील है या बाइक का व्हील है, ठीक है। मान लीजिए साइकिल का व्हील है, साइकिल व्हील को आप एक पार्टिकल मान सकते हैं? नहीं, तो रोटेट ही नहीं करेगा वो। उसको कंप्लीट एक पार्ट बॉडी मानेंगे ना, तब ना रोटेट करेगा। मेरी बात समझ पा रहे हैं? और जहाँ रोटेशन आएगा वहाँ आएगा पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। आप लोग को प्रैक्टिकली करके दिखाएंगे भी जब हम लोग किसकी बात करेंगे, रोटेशन मोशन का। समझ गए? ये बेसिक कॉन्सेप्ट फोर्स का है जिसमें हम लोग इसको भी ऐड करेंगे। वो दोनों हम लोग पहले पढ़ चुके हैं,
वेक्टर की तरह हम लोग इसको दोनों को पढ़ चुके हैं। ज़्यादातर केस में हम लोग न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में हैं, तो इसमें हम लोग इन्हीं दोनों से काम चलेगा। इन दोनों के अलावा हमको इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसकी ज़रूरत कब पड़ेगी? रोटेशन में। तो रोटेशन में ये तीनों की ज़रूरत पड़ेगी। समझ गए? यदि हम फोर्स का मैग्नीट्यूड घटा देंगे तो इफेक्ट पड़ेगा, यदि फोर्स का मैग्नीट्यूड बढ़ा देंगे तो इफेक्ट पड़ेगा। और पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन यहाँ से यहाँ कर दें। मान लीजिए इस पोजीशन का नाम हम रखे हैं P। अब इस पोजीशन से हम इसको कर दें Q। मतलब हमने पहले फोर्स लगाया P पॉइंट पर, बॉडी के P पॉइंट पर फोर्स लगाया, तो बॉडी डिस्प्लेस कर गया। यानी कि दिस फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल टू ट्रांसलेट द मेंबर, टू ट्रांसलेट द बॉडी। क्या ये बात सही है? लेकिन जब हमने फोर्स का मैग्नीट्यूड वही रखा, बस पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन चेंज कर दिया, तो अब ये फोर्स क्या कर रहा है? ब्लॉक को क्या कर रहा है? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कराना चाह रहा है। होगा कुछ देर के बाद आप देखेंगे, फील करेंगे, जैसे ये पॉइंट, इस पॉइंट को 1 कह रहे हैं, 2 कह रहे हैं, 3 कह रहे हैं, 4 कह रहे हैं, तो कुछ देर के बाद सिचुएशन क्या होगा? ये आगे की तरफ इधर शिफ्ट कर जाएगा, ऐसे होगा, ब्लॉक कुछ इस तरह से नज़र आने लगेगा। तो ये पोर्शन जब यहाँ आ जाएगा तो ये 2 जो है और आगे बढ़ जाएगा। मतलब ये, इसको हम लोग ऐसे कह सकते हैं कि ये 4 इस पोजीशन पे आ जाएगा और ये कुछ इस तरह से होगा, कुछ इस तरह का सिचुएशन होगा। मतलब ये 4 डैश हो जाएगा, यहाँ 1 डैश हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 डैश और ये हो जाएगा 3 डैश। समझ पाए? तो अपने एक्सिस के अबाउट ये रोटेट करने लगेगा। इधर से देखेंगे तो किधर होगा? इधर से देखेंगे तो क्लॉकवाइज होगा ना। हाँ सॉरी, क्लॉकवाइज होगा, इन क्लॉकवाइज। ठीक है, ये इन क्लॉकवाइज अबाउट जेड एक्सिस। ठीक है, क्लॉकवाइज रोटेशन ही होगा ना, एंटी क्लॉकवाइज तो ऐसे होगा। गलती हो गया था, ठीक कर दिए। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ फोर्सेस का। क्या हुआ, कुछ पूछना है? अरे बोलो। यस सर। क्या पूछना है, बोलो। जैसे टावर पे से अगर एक बॉल को फेंकेंगे 20 न्यूटन फोर्स से और उसके ग्राउंड से होता है 20 न्यूटन फोर्स से, कितना, कौन सा बॉल सबसे ज़्यादा दूर जाएगा? मतलब कैसे फेंक रहे हो? स्पीड तो बता दिया, एंगल बताओगे तब तो। दोनों का स्पीड सेम, स्पीड सेम है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, पोजीशन भी सेम है। कौन एंगल ऑफ प्रोजेक्शन क्या? थीटा। हाँ, तो एक को थीटा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन फेंक रहे हैं। ठीक है, तो एक है टावर से फेंक रहा है और एक ग्राउंड से फेंक रहे हैं। तो क्या बोल रहे हो? सेम पॉइंट से फेंक रहे हैं। तो बॉल सेम पॉइंट से कैसे हुआ? एक ग्राउंड से, एक टावर से। हाँ, एक ऊपर एक नीचे, दोनों फेंकेंगे, बॉल किससे ज़्यादा दूर जाएगा? मतलब किधर? हॉरिजॉन्टल की वर्टिकल? हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल रेंज टावर वाला कवर करेगा ज़्यादा। सेम एंगल ऑफ प्रोजेक्शन से फेंक रहे हैं तो हाइट बढ़ गया ना। नहीं समझे? ये तो सिंपल सा बात है। हाइट से कैसे नहीं मतलब है? आराम से। क्लास के बाद समय है तुम्हारे पास मेरे लिए? हमको नहीं है। तुम दोनों के पास, किसी के पास समय नहीं है मेरे लिए। कोई भी स्टूडेंट को हम बोलते रहते हैं क्लास के बाद आके मिलिए मतलब ऐसे करके भाग जाता है। मतलब है मतलब ये थंब, लेकिन अब वो उंगली तो हम दिखा नहीं सकते, ऐसे करके भाग जाता है। हमको इतना ख़राब लगता है। क्लास के बाद समय निकालिए, 5 मिनट के लिए समय प्लीज़, ज़्यादा नहीं लेंगे समय, 5 मिनट। ठीक है, क्लास के बाद मिलिए, एकदम अच्छे से समझेंगे, बैठ के समझेंगे अच्छे से। ठीक है समय आज निकाल सकते हैं? कल नहीं, आज ही निकाल लीजिए। ठीक है, रिक्वेस्ट है, ज़रूर निकालिएगा, भाग मत जाइएगा प्लीज़। मानते हैं कहीं पर अपॉइंटमेंट होगा, लेकिन 5 मिनट समय निकालिए। आइए, आइए।
एक है नॉन कांटेक्ट फोर्स, एक है जैसा नाम से ही साबित हो रहा है, इसको हम लोग ऐसे समझते हैं, when a body is applied force on another body, then if there is physical contact between these two bodies, then we can say the force offered by first to second will be contact force. If there is no physical contact between two bodies and force still is acting on another body, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, जैसे ये तो महंगा है, कांटेक्ट था फिर भी लगा, क्या? हाँ, अरे फोर्स की बात कर रहे हैं, टाइप्स ऑफ फोर्स अभी जाएंगे अंदर, जहां तक ले जा रहे होते हैं। एक दो ग्रेविटेशन पढ़ लिए जम के साथ ही, फोर्स ग्रेविटेशन, अरे कौन सा फोर्स? नहीं, ग्रेविटेशन पहले होगा सर। पहले समझ तो लोग किसकी बात हो रही है। हो सकता है कि मास्टर कुछ और के बारे में बात कर रहा हो, इतना तो हम जानते, जितना जान गए उतना में तो कूद पड़ते हैं एकदम, हाथ पर ऐसे मोड़ मार के कूद जाते हैं उसी में। नहीं, हम पहले कूदेंगे, अब मास्टर तुम बोलो पहले। कहने का मेरा मतलब ये कि अभी हम बात कर रहे हैं कांटेक्ट और नॉन कांटेक्ट फोर्स का। हम लोग धीरे धीरे अंदर जाएंगे ना, मॉलिक्यूलर लेवल पे अंदर जाएंगे, तो पहले बात करेंगे कांटेक्ट और नॉन कांटेक्ट। मान लीजिए इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है, जैसे मान लीजिए सपोज करें कि कोई भी आदमी, मान लीजिए कि कोई भी दो दोस्त हैं, तो एक दोस्त ने एक के गाल पर थप्पड़ मारा, ठीक है, कुछ बात को लेकर बहस हो गया कि नहीं हम सही हैं, हम ही सही हैं, तो उसी में एक थप्पड़ मार दिया गाल पर। ए ने बी के गाल पर थप्पड़ मार दिया, ठीक। बी ने सोचा तुमने मुझे थप्पड़ मारा ना, मैं तुम्हें ऐसा थप्पड़ मारूंगा कि उसकी गूंज तुम्हारे कान तक सुनाई देगी। तो एक ने तो फिजिकल कांटेक्ट किया ना, फिजिकली हिट किया, लेकिन दूसरे ने फिजिकली हिट नहीं करके दिमाग से हिट किया, उसको ऐसा थप्पड़ लगा कि उसके अगले जनरेशन तक वो आवाज़ सुनाई दे रही थी। तो कहा जाता है ना कि थप्पड़ का जवाब थप्पड़ है, कोई ज़रूरी नहीं कि हम गाल पर ही मारेंगे तो थप्पड़ लगेगा। समझ गए? आप किसी को बिना गाल पे थप्पड़ मारे भी थप्पड़ मार सकते हैं, है ना। तो मुहावरा है ना कि ये जो काम मैं कर रहा हूँ ना, इसके गाल पर वो तमाचा होगा, ऐसा नहीं बोलते हैं, फिल्म में बोलते हैं ना, ठीक है। तो क्या वो फिजिकली हिट कर रहा होता है? नहीं, वो नॉन कांटेक्ट फोर्स होता है। और एक होता है कांटेक्ट, ए ने बी को मारा फिजिकली यानी कांटेक्ट फोर्स, और जब बी ने बदला लिया तो नॉन कांटेक्ट फोर्स के थ्रू बदला लिया। ऐसा सिचुएशन कर दिया कि उसके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा। समझ रहे हैं? ये हमारे फिलॉसफिकल जो डे टू डे लाइफ से जुड़ा हुआ बात हो गया। तो इसका मतलब ये है कि यदि हमें किसी को थप्पड़ मारना है तो कोई ज़रूरी नहीं है कि हम उसके गाल पर ही मारें। मान लीजिए हम आयुष बाबू को हम बोले कि आइए सर थोड़ा समय निकालिए, आयुष बाबू ऐसे करके निकल गया तो थप्पड़ ही हुआ ना। उसको कोई ज़रूरी है कि मेरे गाल पे आकर मारेगा तो ही हमको महसूस होगा। वो निकल गया आकर के, बीच में वहाँ ग्लास नहीं है ऑफिस वाला फ्रंट वाला, उसमें जाकर ऐसे करके भाग गया, तो उसका मतलब क्या हुआ? थप्पड़ ही तो हुआ, फिजिकल कांटेक्ट हुआ क्या? तो वो नॉन कांटेक्ट फोर्स हो गया। लेकिन किसी दिन इसको लगा कि नहीं, इस सब से इसको मास्टर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अंदर ऑफिस में आया और घुमा कर ऐसे मारा, तो ये हो गया। क्या सोच रहा होगा कि इससे मास्टर को ऐसा नहीं पड़ रहा है तो एक बार गाल पे मार ही देते हैं, तो वो कांटेक्ट फोर्स हो गया और एक नॉन कांटेक्ट फोर्स हो गया। कहने का मतलब समझे? जैसे मान लीजिए कि आपने किसी को समय दिया कि हम 2 बजे तुमसे मिलेंगे और आप उससे मिलने ही नहीं गए, आप उसने फ़ोन किया, फ़ोन भी नहीं उठाए, तो अब उसको क्या, उसको आप बोलिएगा तब उसको समझ में आएगा कि हाँ मेरे गाल पर थप्पड़ पड़ा है। समझ रहे हैं ना इस बात का? तो डे टू डे लाइफ में कोई भी आदमी किसी को भी थप्पड़ मार सकता है विदाउट हैविंग फिजिकल कॉन्टैक्ट, तो वो हो गया नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। वहाँ फोर्स की जगह थप्पड़ कर लीजिए, ठीक है। और ये हो गया कॉन्टैक्ट थप्पड़, हो गया नॉन कॉन्टैक्ट थप्पड़। तो अभी जो मैंने एग्जांपल लिया वो नॉन कॉन्टैक्ट का था, मतलब फिजिकली कॉन्टैक्ट में नहीं था। देखिए जो बातें हम बता रहे हैं उतनी मतलब कि इजी वे में आपको एनसीईआरटी किताब में बहुत डिफ़िकल्ट लेवल पे लिखा हुआ है, आप बहुत ध्यान से समझिए, आपको ज़रूर आपके सोचने का तरीका बदलेगा, ये मेरी गारंटी है। लेकिन आप अच्छे से ध्यान से सुनिएगा, ऑब्ज़र्व कीजिएगा, उसको घर जाकर एक बार रिलेट कीजिएगा, उसके बाद भी कोई डाउट है तो रिकॉर्डिंग लेक्चर्स देख लीजिएगा, तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। क्योंकि जो चीज़ हम बता रहे हैं क्लास में आप
20% भी समझ रहे हैं और घर जा करके इसको एक बार रिवाइज कर रहे हैं नोटबुक से और उसके बाद भी कंफ्यूजन हो रहा है, तो आप एक बार वीडियो लेक्चर्स देख ले रहे हैं एक ओवरव्यू करके, तो आपका वो चीज़ बार बार माइंड में आया ना, तो कॉन्क्रीट हो गया ना वो, तो फिर वो आपको एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनाएगा। अब जस्ट 2 दिन पहले पढ़ाए हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट पता नहीं है, मैक्सिमम हाइट नहीं पता, रेंज नहीं पता, अब इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री तो हम पूछे ही नहीं, तो कैसे चलेगा काम? इसका मतलब है कि एकदम जीरो हो गए, तो जीरो होने से काम नहीं चलेगा। ठीक है, इस बात को हमेशा समझिए कि जो चीज़ आपको समझाया जा रहा है वो ईजीएस्ट वे है। ठीक, यही अनुभव एक्सपीरियंस काम आता है। आपको समझने के लिए आपको फिजिकली एज वेल एज मेंटली यहाँ पर होना होगा। फिजिकली होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। अब आप समझिए कि कांटेक्ट फोर्स जब 2 बॉडी एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में होंगे, नॉन कांटेक्ट फोर्स जब 2 बॉडी एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में नहीं होंगे। तो नॉन कांटेक्ट फोर्सेस में कौन कौन एग्जाम्पल हैं बता सकते हैं? सबसे पहले तो ग्रेविटेशनल, जब तक नहीं लिखेंगे ना तुम लोग के आत्मा को शांति नहीं मिलेगा। ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशन के बाद फ्रिक्शन कांटेक्ट फोर्स है। मैग्नेटिक फोर्स, और बोलिए। वेरी गुड। बेसिकली इतने तरह के फोर्सेस हैं, और भी फोर्सेस हैं, न्यूक्लियर फोर्सेस भी हैं, और भी फोर्सेस हैं, बहुत सारे फोर्सेस हैं, लेकिन हम लोग इतने पे काम करते हैं, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद बहुत सारे और फोर्सेस आपको मिलेंगे। न्यूक्लियर फोर्स बहुत हेवी फोर्स होता है। ठीक है, वो जैसे हम लोग क्या दिखते हैं, जैसे हम लोग ये मानते हैं ना कि एक एटम के अंदर में क्या होता है, एक एटम के, एक सिंगल एटम के अंदर में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होता है। हम मानते हैं कि उसके न्यूक्लियस में, जो स्फेरिकल शेप का एटम है, उसके न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन है और प्रोटॉन है, और अलग अलग ऑर्बिट में, अलग अलग सर्कुलर रेडियस पर, सर्कुलर मतलब कह लीजिए कि पाथ पर, अलग अलग पाथ, सर्कुलर पाथ पर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जैसे जैसे एनर्जी मिलता है वो हायर एनर्जी स्टेट में चला जाता है। एनर्जी जब रिलीज़ करता है तो वो लोअर एनर्जी स्टेट में आता है। तो उसका सर्कुलर पाथ पर घूमने का मेन रीज़न ये है कि सेंटर पर है पॉजिटिव चार्ज और सर्कुलर पाथ पर घूम रहा है इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज। दोनों में अट्रैक्शन है, और उस फोर्स को हम लोग क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलेंगे, जिस कारण से उसको सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड मिल जाता है और वो कंफर्टेबली सर्कुलर पाथ पर घूम पाता है। देखिए, ये कॉन्सेप्ट सर्कुलर मोशन का है, लेकिन आपको यूज़ में आएगा न्यूक्लियाई जब पढ़ेंगे, एटम पढ़ेंगे आप, उसके बाद उसी से रिलेटेड और ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन पढ़ेंगे, वहाँ भी काम देगा आपको। तो सब एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं। अब यहाँ पर ये समझना है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मान लीजिए 2 चार्जेस हैं, ये है प्लस चार्ज और ये है क्या? नेगेटिव चार्ज। तो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। अट्रैक्ट करेंगे तो फिजिकल कांटेक्ट होना ज़रूरी है क्या? नहीं। जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स, यदि हम लोग मैग्नेटिक फोर्स ले ले, तो मान लीजिए कि एक हमारे पास मैग्नेट है। आप लोग ने मैग्नेट देखा है? अरे बोलो, क्या आज तक क्या जीवन में देख पाए हो आप लोग? अरे बोलो, कुतुब मीनार देखे हो? टीवी पे नहीं, सामने छू के देखे हो? उसके बगल में आयरन पिलर है। तब कुछ नहीं देखे हैं? क्या देखे हो? क्या देखा है? स्पाइडरमैन देखे हो? कौन बोल रहा है स्पाइडरमैन? जवाब से तो लग रहा है कि श्रीमान ही होंगे। तो हमको, अच्छा, हम मेरे अलावा किसको देखे हो? कह रहा है बोलेंगे तो गुस्सा आ जाएंगे। आइए, देख रहे हैं मैग्नेट मेटल को अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है, विदाउट हैविंग फिजिकल कांटेक्ट। और ग्रेविटेशनल फोर्स में ये हमारा अर्थ है, क्या है? और यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है पिंड, पिंड बोलते हैं इसको, या फिर कह लीजिए बॉल कह लीजिए, उसको वो अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है। अरे समझो यहाँ, फिर तुम खुश क्यों? अर्थ अच्छा नहीं बनाया इसलिए क्या? तो तुम अच्छा बना दोगे क्या? आ जाओ बनाओ। तो पीछे मुड़ के क्या कर रही हो? देखो ना मास्टर कैसा बनाया, ऐसा क्या?
क्या तो पीछे मुड़ रही थी ना तुम, क्यों? कारण खाली एक बार बोलो आपका काम नहीं है तो तुम अच्छे से घुस जाएंगे बाद में। चलिए समझिए यहाँ पर जो कहना चाह रहे हैं उस पॉइंट को। तो सारे फोर्सेस कैसे हैं? नॉन कांटेक्ट फोर्स हैं, मतलब इनके लिए फिजिकल कांटेक्ट होना जरूरी। फिजिकल कांटेक्ट समझते हैं? फिजिकल मतलब बॉडी है कोई, वो कांटेक्ट में आया तब फोर्स लगा, और यदि कांटेक्ट में नहीं था तो फोर्स नहीं लगा, तो वो कैसा हो जाएगा? कांटेक्ट फोर्स। अब जो कोई दो बॉडी है उनके बीच में फोर्स एग्जिस्ट कर रहा है बिना फिजिकल कांटेक्ट के, तो वो कैसा हो जाएगा? नॉन कांटेक्ट। आप देख रहे हैं पेन अभी गिरा, अर्थ ने तो उसको अपने साथ कांटेक्ट में नहीं रखा था ना, तो भी गिरा। अच्छा, साथ साथ क्या है, अर्थ किसी भी बॉडी को इरिस्पेक्टिव ऑफ शेप एंड साइज या नेचर ऑफ बॉडी, वो उसको अट्रैक्ट करेगा ही करेगा। कभी अर्थ ने किसी बॉडी को रिपेल करते हुए देखा है आपने? हाँ, किसी को नहीं। यही सब भावुक हो कि हम लोग धरती मारा नाम रख दिए, सबको एक्सेप्ट कर रही है, इसी में भावुक हो गए थे हम लोग। ठीक है, क्लियर है? चलिए, तो अब यहाँ पर ये हो गया कांटेक्ट फोर्स की बात मेनली। अब हम बात करते हैं नॉन कांटेक्ट फोर्स। इसका लिस्ट बहुत ज़्यादा बड़ा है। इसमें आते हैं फर्स्ट नंबर पर, बताइए। हाँ, मस्कुलर फोर्स। तुम तो एकदम लेवल बढ़ा दिए हो अपना, जिम में जा रहे हो क्या? हाँ, ओ अब बूढ़ा हो गए। अभी बोला कि कुछ नहीं देखे हैं दुनिया में, और कह रहा है कि बचपन में पढ़े थे। आइए, नॉर्मल फोर्स, ये आपके जीवन में है क्या? बहुत ज़्यादा है। किसके जीवन में? सरफेस टेंशन फोर्स। आगे इसके आ जाएगा वीक फोर्स में आ जाएगा वेंडरवाल फोर्स। वेंडरवाल फोर्स समझते हैं? सरफेस टेंशन फोर्स कभी देखे हैं आप लोग? एक डिस्कवरी नाम का कोई चीज़ है दुनिया में, आपको पता है? डिस्कवरी चैनल, मतलब सुने हैं कि कभी देखे भी हैं? उसका आइकॉन कैसा है? क्या नहीं देखे? ये देखते तो आइकॉन याद होता उसका। नेट जियो का नाम सुने हैं? नेट जियो का नाम नहीं सुने हैं? हाँ, हम समझ रहे हैं तुम्हारी भावनाओं को। नेट जियो सुने हैं कभी आप लोग? देखे हैं? अच्छा, हिस्ट्री चैनल, ठीक है, बहुत सारी डॉक्यूमेंट्री बनाता है वो। हिस्ट्री चैनल भी बनाता है, उसके बाद हिस्ट्री वर्ल्ड वॉर, या फिर हिस्ट्री हमारा जो हीमोसेपियंस कहाँ से डेवलप किए, ये सब चीज़ के बारे में बहुत अच्छा से बताता है वो। साथ ही साथ नेट जियो पर बहुत सारे ऐसे रिसर्च जिस पर भी काम चल रहा है, उसमें बहुत सारे डॉक्यूमेंट्रीज पे बनता है। डिस्कवरी चैनल पे भी बहुत सारे डॉक्यूमेंट्री आपके डे टू डे लाइफ से जुड़ा हुआ आपको मिलेगा, और उनका बताने का तरीका बहुत अलग होता है, इसीलिए उनका नाम है इतना। ये सब सुने हैं कभी कि इंस्टाग्राम फेसबुक पे तो नहीं आता ये सब? हाँ, तो सरफेस टेंशन में देखिए क्या होता है कि एक, मान लीजिए सपोज करें, कभी आप अपने जीवन में ऐसा कभी ऑब्जर्व किए हो, नहीं पता, मच्छर जो है ना, मच्छर वो पानी पर बैठ जाता है, वो पानी में डूबेगा नहीं। आप कोशिश करके देखिए, ऐसे पानी पर ऐसा हाथ रखिए, ऐसा रख के बैठने की कोशिश कीजिए। ऐसे हाथ रखिएगा तो पता चला ये रखने लायक ही नहीं, उधर ही गिर गए, थोड़ा डुबुक गर्दन नीचे। समझ गए मेरा मतलब? तो आप हाथ रख रहे हैं तो ज़मीन, मतलब पानी के अंदर चले जा रहे हैं, लेकिन मच्छर नहीं जा रहा है। एक अलग तरह का गिरगिट का ही एक अलग प्रजाति है, वो पानी पे दौड़ जाता है, उसको स्लो मोशन से दौड़ता हुआ दिखाया गया है डिस्कवरी चैनल पर। ठीक है, वो पानी पर फोर्स लगाता है, रिएक्शन के तौर पर उसका बॉडी को आगे पानी डिस्प्लेस कर देता है। कुछ उसी तरह का जैसा नाव चलता है ना? कभी सोचने की कोशिश किए हैं कि मेटल ऐसे डूब जाएगा, लेकिन मेटल का नाव बनता है तो डूबता नहीं है। नाव मेटल का ही बनता है ना, कि लकड़ी का बनता है? जो बड़े बड़े शिप होते हैं ना, वहाँ पर कहीं भी लकड़ी यूज़ नहीं होता है, क्योंकि लकड़ी पानी के साथ सड़ेगा, वहाँ मेटल ही यूज़ होता है। और मतलब क्या बोलते हैं उसको, कोरोजन रेसिस्टेंस मेटल यूज़ करते हैं बड़े बड़े शिप बनाने में।
INS विक्रांत का नाम सुने हैं? INS कावेरी का नाम सुने हैं? INS विक्रमादित्य का नाम सुने हैं? ये सब सुने हैं कि देखे भी हैं? क्या है? हाँ, क्या है ये सब? नेवल शिप है। चलिए छापिए यहाँ से, छापिए सब लोग। जल्दी से फास्ट छापिएगा। ठीक है, आइए तो हम लोग आज पूरी तरह से प्रकाश डालते हैं किस पर? सिस्टम, जिसको हम बॉडी या पार्टिकल भी मानते हैं। लेकिन जब रोटेशन मोशन की बात होगी तो हम सिस्टम को पार्टिकल नहीं मानेंगे। ठीक है, उसको कंबाइंड एक रिजिड बॉडी मानेंगे। और उसका क्या रीज़न है आपको खुद वहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे, समझ में आ जाएगा। उससे पहले इसको समझने के लिए हम पूरी तरह से उस बॉडी को क्या मानेंगे? सिस्टम। तो सिस्टम कहते हैं किसको है? ध्यान से देखिए, 9th क्लास में हम पढ़ा चुके हैं, 9th क्लास को पढ़ा दिए ताकि उनको दिक्कत ना हो आगे। तो सिस्टम कहते हैं कि अ बॉडी और कॉम्बिनेशन, सब लोग ध्यान से देखिए, कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर देन 2 bodies which is being examined। मतलब समझ पाए? अरे मतलब समझ पाए? एग्जामिन मतलब जिसको स्टडी किया जा रहा है, और स्टडीड, ये समझ पा रहे हैं? मतलब एक बॉडी या कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर देन 2 बॉडीज़, या तो एक सिंगल बॉडी हो सकता है या कॉम्बिनेशन है 2 या 2 से अधिक बॉडीज़ का, उसको भी हम एक सिस्टम मान सकते हैं। जिसको हम स्टडी कर रहे हैं, जिसको हम एग्जामिन कर रहे हैं, मतलब हम उसको स्टडी कर रहे हैं, उस पर देख रहे हैं कि क्या क्या हो रहा है उसके साथ, मतलब क्या क्या उसके साथ चेंजेस आ रहे हैं, सिचुएशन बदल रहा है, टाइम बदल रहा है, तो उसके साथ क्या चेंजेस आ रहे हैं, वो सारा चीज़ हम स्टडी कर रहे हैं। तो वो बॉडी या कॉम्बिनेशन ऑफ बॉडीज़ क्या कहलाएगा? सिस्टम कहलाएगा। तो ये हमारा सबसे पहला रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो हमें डायग्राम दिया गया है या जिस चीज़ के बारे में हमसे डिस्कशन में कहा गया है क्वेश्चन में, हम उसमें सबसे पहले आइडेंटिफाई करें कि सिस्टम कौन है। ठीक है, तो आपने कभी अपने जीवन काल में आज तक, बहुत ही डिफ़िकल्ट क्वेश्चन पूछ रहे हैं, बहुत सोच समझ के जवाब दीजिएगा इसका, बहुत ही सोच समझ करके, डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है। आज तक कभी जीवन में आपने आलू देखा है? आलू, सॉरी पोटैटो, मतलब अंग्रेजी मीडियम पोटैटो, ठीक है, हम लोग अपने भाषा में अलुआ देखे हैं। आलू को बॉईल करके कभी आप खाए हैं? खुद से बॉईल कभी किए हैं? क्या बोलते हैं? तुम्हारा स्थिति मेरे से भी खराब है। आइए, उसका कोई भाषा समझ नहीं आ रहा है, वो अपने दिल का बात कह रहा है। ये क्या है? ये अंडा है। सपोज ये आलू कहाँ से लग रहा है? बस लग रहा है, इतना इसके अंदर नहीं घुसना है। हम क्या आलू बनाते हैं? हमको आलू बनाने का आदत है क्या? अरे कहाँ से आलू लग रहा है? मान लीजिए कि आलू है ये, ठीक है, तो आपको ये जो दिख रहा है, इसको हम कह सकते हैं ना, स्कल कह सकते हैं क्या? ऑफ आलू। SKA होगा ना? चलिए, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए।
फील कर पा रहे हैं सर? इसमें क्या फील करना है तो है। देखिए मैंने मशरूम नहीं लिया, मैंने क्या बोलते हैं तो पैप्रिकॉर्न बोलते हैं ना, पैसिकॉर्न बोलते हैं कि क्या एक अलग तरह का गोभी होता है ना, कैप्सिकन क्या गोभी का एक अलग प्रजाति, ब्रोकली बोल सकते हैं। हाँ ठीक है ठीक है। अरे हमको नहीं पता इसलिए हम पूछ रहे हैं आपसे। मान लीजिए ब्रोकली बोल रहे हैं, ठीक है, तो हम तो गोभी तो लिए नहीं, हम आलू लिए। आलू सब लोग खाता है, ठीक है। अब ध्यान से यहाँ देखिए, अब जो मुद्दा है समझने की, हम ये बात कहाँ से उठाएंगे, ये हमारे सेंजन एंड बॉल्स करके एक बहुत फॉरेन ऑथर्स हैं थर्मोडायनेमिक्स का, इंजीनियरिंग थर्मोडायनेमिक्स का। उन्होंने ये एग्जांपल लेकर के हम समझाया था कि इंजीनियरिंग थर्मोडायनेमिक्स में हीट और मास ट्रांसफ़र कैसे रिलेट करता है एक दूसरे से, तो वहीं से हम लिए हैं ये, ठीक है। मेरा वो सब बुक्स पढ़ा हुआ है तो हमको वहाँ हेल्प करता है ये। अब देखिए आलू है तो आलू को आप क्या मानिए, सिस्टम। तो सिस्टम मान लिए तो क्या कह रहा है, बॉडी और कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर देन 2 बॉडीज विच इज़ बीइंग एग्जामिन्ड। मतलब हम आलू को स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। तो आलू का जो टॉप पोर्शन होगा, मतलब जो छिलका होगा, उसका थिकनेस तो नेग्लिजिबल होगा ना, नेग्लिजिबल होगा। उसी को क्या मान रहे हैं, छिलका ऑफ आलू, इसी को हम क्या मान रहे हैं, बाउंड्री ऑफ द सिस्टम, ठीक। तो ये हमारा क्या बना, अरे यहाँ देखो, फिर दिमाग से उतर जाएगा, फिर बोलोगे सर उस दिन टमाटर बताए थे आप, ठीक है। प्रोग्राम में अच्छे से परफॉर्म कीजिएगा। वो लोग पूरा अंडा उंडा सड़ा उड़ा सब लेके आ रहा है, जहाँ खराब हुआ फट, और इतना भीड़ रहेगा पता भी नहीं चलेगा कौन फेंका। आप स्टेज पर लेकर के, आपको फर्स्ट टाइम आपको स्टेज पर बुलाया गया, सपोज मान लीजिए कुछ टास्क के लिए आपको बुलाया आपके सीनियर ने, आप स्टेज पर, आपसे सीनियर पूछ देगा, वहाँ तो रहेगा ही, वो लोग पूछेगा हाँ अपने आप को इंट्रोड्यूस करो 1 मिनट में। तो माई नेम इज़ सौरभ कुमार, उसी में अंडा फेंक देगा वो, उसका पच, हाँ नहीं बस यही था, ठीक है। ऐसा ना हो, इसके लिए अपना इंट्रोडक्शन, वो आपसे कुछ भी करा सकते हैं, क्योंकि वो आपको गिफ्ट देंगे, कुछ प्राइज़ देंगे, तो ऐसे थोड़ी ना दे देंगे वो, ठीक है। अंडा हो गया, टमाटर हो गया, ये सब चीज़ें कॉमन हैं। हाँ वो लेके आते हैं, बैग में रहता है उन लोग के, इसलिए हम स्टेज पे जाते ही नहीं बोलने से ज़्यादा ध्यान इसमें रहता है कहाँ एक्टिविटी हो रहा है। कई बार तो ऐसे हो जाए पता चला स्मार्ट बोर्ड गंदा हो गया, समझ गए। इसलिए इसका ध्यान रखिएगा कि परफॉर्मेंस करें तो अच्छे से करें, एकदम उसका प्रैक्टिस करें और अच्छे से उसको एग्जीक्यूट करें, कहीं रुके नहीं, कहीं स्टैमरिंग ना हो, ठीक है। ऐसे नहीं हो, नहीं तो फिर अंडा फेंका जाएगा, टमाटर भी फेंका जाएगा, और इधर तो कुछ और आ रहा है, सड़ा हुआ कुछ प्याज वगैरह भी रखा है वो लोग अलग से स्टॉक रखता है। बगल में सब्जी मंडी है, बोलता है कि सब्जी वाले से बोलता है कि आप अपना बेच लीजिएगा, उसके बाद हमको बताइएगा समझ गए। इसलिए पार्टिसिपेट कर रहे हैं ना, कोई कर रहा है कि नहीं, समय का यूज़ कर लेते हैं। आइए देखिए, पहला बात ये सिस्टम हुआ, आलू क्या हुआ हमारा, सिस्टम, और आलू का छिलका क्या हुआ, सिस्टम का बाउंड्री हुआ। अब उसके बाद दुनिया में जो कुछ भी है सब मोह माया है। मतलब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहे हैं ये क्वेश्चन में आलू नहीं रहेगा, समझने वाली बात है, जिसको समझ में आना है वो समझ रहा होगा। तो ध्यान रखिएगा, आलू को यदि हम सिस्टम मान रहे हैं तो वो कंबाइंड, वो जो आलू है हमारा कंप्लीट एक सिस्टम हो गया, और उसका जो छिलका हुआ दैट इज़ बाउंड्री ऑफ द सिस्टम, और उसके बाद जो कुछ भी है पूरी चारों तरफ वो सब कुछ सराउंडिंग है। इसका एक एग्जांपल, जैसे हम अपनी बात करें तो हम मान लीजिए कि ऐसे खड़े हैं तो हम एक सिस्टम है,
तो सिस्टम है, तो ये सब मेरा बाउंड्री हो गया, सिस्टम का बाउंड्री। अब उसके बाद जो कुछ भी है, फ़ैन है, ये सीलिंग फ़ैन है, ये स्मार्ट बोर्ड है, ये सब कुछ क्या बन गया, सराउंडिंग बन गया। जब आपने क्या डिसाइड किया, इसको सिस्टम डिसाइड किया। अब मान लीजिए कि हमने डिसाइड कर लिया स्मार्ट बोर्ड को सिस्टम, तो वो सिस्टम हुआ, ये उसका बाउंड्री हो गया। इसके बाद जो कुछ भी है हम सराउंडिंग हो गए। ये डिपेंड करता है किस चीज़ पर, कि किसको आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, आपका ऑब्जर्वेशन किस पर है, आप किसको सिस्टम मान रहे हैं। तो सिस्टम को आप जब भी मानेंगे तो पहले आइडेंटिफाई करेंगे कि वो सिस्टम है, तो आप उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं। उसके बाद जो कुछ भी बच गया रेस्ट, वो सब सराउंडिंग हो गया। तो 3 इंपॉर्टेंट टर्म यहाँ पे आए। पहला आया सिस्टम, एक सिस्टम का बाउंड्री आया, और उसके बाद सराउंडिंग आया। तो तीनों का कैसे सीक्वेंस है, यदि आलू ले रहे हैं तो आलू हमारा सिस्टम हो गया, उसका छिलका सिस्टम बाउंड्री हो गया, और उसके बाद जो कुछ भी, मान लीजिए आप एक कुकर में आलू को बॉईल कर रहे हैं, तो कुकर और उसके जो अंदर पानी है, ये सब कुछ क्या हो गया, सराउंडिंग हो गया। ठीक है। अब यदि मान लीजिए थोड़ा सा हल्का सा थर्मोडायनामिक्स का भी नॉलेज यहाँ पर देते हैं, ताकि आप उसको और रिलेट कर लीजिएगा वहाँ पर, चूँकि यहाँ डिस्कस कर दिए तो हल्का सा वहाँ का डिस्कस कर देते हैं। मान लीजिए कि आलू को बॉईल कर रहे हैं, तो पानी के पास जो हीट एनर्जी आ रहा है, आप जब गैस से बर्नर ऑन कर रहे हैं तो हीट जल रहा है, मतलब आग जल रहा है, तो उससे हीट एनर्जी आ रहा है। हीट एनर्जी कुकर से अंदर पानी को मिल रहा है, और वो पानी बॉयल हो रहा है। तो वो पानी बॉयल हो रहा है, तो वो हीट एनर्जी जो पानी के पास आया, वो किसको ट्रांसफ़र कर रहा है, आलू को कर रहा है। तो क्या उसके छिलका से क्रॉस करके वो एनर्जी जा रहा है, तभी तो आलू बॉयल होगा। मैंने पहले ही आपसे सबसे कहवा लिया था कि सबने आलू बॉयल किया है कि नहीं। तो कैसे थर्मोडायनामिकली हम उसको देखते हैं, घर के लाइफ में, डे टू डे लाइफ में तो नॉर्मली देखते हैं, डे टू डे लाइफ में तो हम नॉर्मल देख रहे हैं उसको, लेकिन इंजीनियरिंग या फिर कह लीजिए साइंस या कह लीजिए फिजिक्स की भाषा में कैसे उसको देखते हैं। तो आप देखिए, हीट मिला तो कुकर गर्म हुआ, क्योंकि वो मेटल है, और कैसा मेटल है, हाईली कंडक्टिव मेटल है। नहीं होगा तो वो एनर्जी लॉस कर देगा ना। मान लीजिए 10 जूल उसको मिला, और उसने 10 जूल में सिर्फ 5 जूल ही एनर्जी अंदर डेलिब्रेट किया उसको, तो ख़राब कंडक्टर हुआ ना। अच्छा कंडक्टर कौन होगा, 10 जूल मिले, 9.9 जूल एनर्जी दे अंदर पानी को। समझ गए, हम लोग ऐसा सिस्टम चाहेंगे ना। अब मान लीजिए पानी के पास 10 जूल एनर्जी आ गया, उस 10 जूल एनर्जी को उसने उसमें से अपने आप को बॉईल करने में भी कुछ एनर्जी लगाया, और साथ साथ आलू को भी एनर्जी ट्रांसफ़र किया। तो वो आलू के जो छिलका है, बाउंड्री है, उससे क्रॉस करके ही तो एनर्जी गया होगा। बिना उसको क्रॉस किए आलू बॉयल के होगा कैसे। ठीक, तो यानी कि एनर्जी सिस्टम को मिला किसके थ्रू, सराउंडिंग के थ्रू, और बाउंड्री क्रॉस किया, तब हम कह सकते हैं कि सराउंडिंग से एनर्जी सिस्टम को मिला। और जब आलू बॉयल हो करके जब हम उसे बाहर निकाल लेते हैं, तो वो उसमें से स्टीम निकलता रहता है। देखे हैं आप, उसको छुइएगा तो गर्म लगेगा एकदम, उसका छिलका छिलने की कोशिश कीजिएगा तो गर्म लगेगा। तो आप ठंडा पानी रखते हैं, ठंडा पानी में हाथ छूते हैं, और उसके छिलका हल्का से निकालते हैं, फिर ठंडा पानी से करते हैं ताकि टेम्परेचर डाउन रहे। ऐसा करते हैं। बस सर, बस आँख में आंसू दिलाएंगे क्या, ऐसा बहुत बार किए। ठीक है। तो मान लीजिए सपोज करें कि छिलका आप छिल रहे हैं, छिलने से पहले आप आलू को बाहर निकालिए बॉयल होने के बाद, तो उस बालू को आप ऑब्जर्व कीजिएगा, तो उसमें से भाप स्टीम निकलता रहता है। तो पहले एनर्जी सराउंडिंग से सिस्टम में गया, सिस्टम बाउंड्री क्रॉस करने के बाद तो सिस्टम ने एनर्जी गेन किया, और जब वो बॉयल हो गया, उसमें से स्टीम निकल रहा है, तो हम कह सकते हैं कि सिस्टम सराउंडिंग को एनर्जी ट्रांसफ़र कर रहा है इन टर्म्स ऑफ हीट। हीट भी एनर्जी का एक फॉर्म है, तो इन टर्म्स ऑफ हीट वो सराउंडिंग को एनर्जी ट्रांसफ़र कर रहा है, मतलब कि रिलीज़ कर रहा है एनर्जी। तो फिर से सिस्टम से सराउंडिंग में जा रहा है, कैसे, सिस्टम की बाउंड्री को क्रॉस करके। और यदि थर्मोफ्लास्क रखें, जो होता है थर्मोफ्लास्क नहीं होता है, जो पानी वाला बॉटल होता है जिसमें चाय कॉफ़ी रखते हैं तो गर्म रहता है, वो क्या करता है, अंदर में सिस्टम है, सिस्टम क्या है, दूध, और थर्मोफ्लास्क बंद कर दिए, तो आपने सिस्टम को सराउंडिंग से डिटैच कर दिया। तो वो थर्मोफ्लास्क का बाउंड्री क्या करेगा कि सिस्टम के अंदर की एनर्जी को सराउंडिंग में नहीं जाने देगा, और ना ही सराउंडिंग की एनर्जी को सिस्टम के अंदर आने देगा। वो आइसोलेट कर दिया उसको। तो कुछ समझ पा रहे हैं ये बात, ये थर्मोडायनामिक्स में आपको पढ़ना है। तो थर्मोडायनामिक्स में हम लोग पढ़ेंगे हीट एंड मास ट्रांसफ़र,
एक चैप्टर है हीट एंड मास ट्रांसफ़र। तो हीट भी ट्रांसफ़र होगा, मास भी ट्रांसफ़र होगा। आलू के केस में सिर्फ हीट ट्रांसफ़र हो रहा है, मास ट्रांसफ़र की बात नहीं हो रही। समझ पाए? तो अब यहाँ पर क्लासिकल मैकेनिक्स में हम कैसे पढ़ेंगे, क्लासिकल मैकेनिक्स में हम कैसे समझेंगे कि हम यहाँ पर सिस्टम को कैसे रिलेट करेंगे। ठीक है, अभी करेंगे उसको, आज ही करेंगे, अभी थोड़ा देर में। तो यहाँ पर देखिए, आलू हो गया हमारा सिस्टम, वो ये हो गया उसका बाउंड्री। बाउंड्री कैसा भी हो सकता है, इमेजिनरी बाउंड्री भी हो सकता है, लेकिन यहाँ रियल बाउंड्री है। ठीक है, क्लासिकल में हम लोग रियल बाउंड्री ही पढ़ेंगे, इमेजिनरी बाउंड्री नहीं पढ़ेंगे। इमेजिनरी बाउंड्री हम लोग फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि वहाँ फ्लूइड फ्लो करेगा तो बाउंड्री फिक्स नहीं रहेगा, तो वहाँ पर इमेजिनरी बाउंड्री बनाएंगे। सेंजन एंड बोल्स, सेंजन एंड सिम्बाला, ठीक है, हमारे बहुत अच्छे राइटर्स हैं। आप सर्च मारिएगा, थर्मोडायनामिक्स का पूरा बुक निकल के आएगा। तो ये, और उसके बाद जो कुछ भी बच गया वो सब क्या हुआ। अरे इस पर इतना इन्फेसिस इसलिए दे रहे हैं कि ये फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है। ये समझ गए तो मैकेनिक्स बहुत बढ़िया से बनेगा, और नहीं समझ पाए तो क्वेश्चन ही नहीं समझ में आएगा कहाँ से शुरुआत करें। तो सिस्टम का बाउंड्री और सराउंडिंग, ये तीन अलग अलग फैक्टर्स हैं। तो सिस्टम को तो हमने डिफाइन कर दिया। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं सराउंडिंग का। ठीक है, अब हम यहाँ सराउंडिंग लिखेंगे तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो एनीथिंग, अभी सब लोग ध्यान से देखिए, लिखना कुछ नहीं है। एनीथिंग अपार्ट फ्रॉम सिस्टम इज नोन एज, क्या लिखेंगे, नोन एज सराउंडिंग्स। मतलब कोई भी चीज सिस्टम के अलावा कुछ भी, वो सब क्या कहलाएगा, सराउंडिंग कहलाएगा। सिस्टम जब आपने पहले डिसाइड कर लिया कि ये सिस्टम है हमारा, उसके बाद जो कुछ भी बचा वो सब क्या है, सराउंडिंग है। और उसके बाद यहां पर लिख देंगे लास्ट में सिस्टम्स बाउंड्री। तो यहां पे लिखेंगे, ध्यान से देखिए, रियल और इमेजिनरी लाइन और एरिया, ठीक है, विच सेपरेट द सिस्टम फ्रॉम, क्या लिखेंगे, क्या करेगा, सिस्टम को सराउंडिंग से सेपरेट करेगा, तो वो क्या कहलाएगा, सिस्टम्स बाउंड्री। तो तीन अलग अलग यहाँ टर्म्स यूज हुए। पहला हो गया सिस्टम, जिसको हम लोग बॉडी और पार्टिकल भी मान सकते हैं, लेकिन हम लोग ज़्यादातर कोशिश करेंगे सिस्टम बोलने की। ठीक है, क्वेश्चन में बॉडी भी होगा, हो सकता है पार्टिकल भी होगा, लेकिन आप क्या मान के चलेंगे, सिस्टम, उसको वही चीज़ है। अच्छा, तो सिस्टम हो गया जिसको हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, जिसको स्टडी कर रहे हैं, जिसको हम उस पर स्टडी कर रहे हैं, उस पर ध्यान दे रहे हैं कि क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं उसमें। उसके बाद हो गया सराउंडिंग, कि सिस्टम के अलावा जो कुछ भी बचा वो सराउंडिंग हो गया। और सिस्टम्स बाउंड्री, चूँकि थिन, वो बहुत पतला सा थिन सा एक बाउंड्री है, जिसका कोई अपना डायमेंशन नहीं होगा, वो सिर्फ क्या करेगा, सिस्टम को सराउंडिंग से सेपरेट करेगा, तो वो हो गया सिस्टम्स बाउंड्री। तो ये तीन अलग अलग फैक्टर्स हो गए। अब हम लोग बात करते हैं फ्री बॉडी डायग्राम का। फ्री बॉडी डायग्राम, जिसको हम लोग शॉर्ट में क्या बोलते हैं, अरे बोलो, इंजीनियरिंग में हम लोग का इतना इंपॉर्टेंट फैक्टर ये कि हम लोग जब क्वेश्चंस बनाते हैं तो एवरीडी यदि बन गया तो हम लोग ये मान लेते हैं कि 70% क्वेश्चन बन गया। मैकेनिक्स में भी, जब डायनेमिक्स में हम लोग इंटर कर गए अब, तो डायनेमिक्स में भी हम लोग पढ़ेंगे, सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले एफवीडी बनाएंगे। एफवीडी बना लिया आपने तो क्वेश्चन का 70% पार्ट बन गया। यदि कोई क्वेश्चन 4 नंबर का है और आपने उसको सही अटैम्प्ट करके आगे बढ़ना है, तो आपने एफवीडी बना दिया तो 70% प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। 30% मैथमेटिकल कैलकुलेशन है जो बहुत ईजी होता है।
सिर्फ समझना कहाँ पर है, एफवीडी। और एफवीडी बनाना इतना आसान नहीं है, उसके लिए ऑब्जर्वेशन बेहतर करना पड़ेगा आपको। आप कैसे ऑब्जर्व कर रहे हैं, सिस्टम किसको ले रहे हैं, सराउंडिंग किसको ले रहे हैं, या सिस्टम का बाउंड्री से सराउंडिंग कैसे अलग हो रहा है, उस सब चीज़ को स्टडी करना होगा। आप देखिए यहाँ पर फ्री बॉडी डायग्राम, उसके स्टेप्स हैं, स्टेप्स। तो स्टेप फर्स्ट लेते हैं, स्टेप फर्स्ट क्या कह रहा है कि फर्स्ट ऑफ ऑल डिसाइड विच इज योर सिस्टम। आपको डिसाइड क्या करना है, सब लोग ध्यान दीजिए यहाँ पर, इधर उधर कुछ बात नहीं करना है, ध्यान से देखना है, समझिए। यहाँ पर पहला स्टेप क्या कर रहा है कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपको डिसाइड क्या करना है, सिस्टम डिसाइड करना है। हो रहा है रिकॉर्डिंग ना, चल रहा है ना, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या डिसाइड करना है, सबसे पहला स्टेप। दूसरा स्टेप 2, फाइंड आउट all different forces acting on the system by surrounding। ठीक, we do not talk about the forces applied by the system on surrounding। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, इसको बहुत ध्यान से समझिएगा, अलग अलग लिख दिए हैं, ये बहुत काम करेगा। फाइंड आउट ऑल डिफरेंट फोर्सेस एक्टिंग ऑन द सिस्टम, मतलब कौन से फोर्सेस हमें पता करने हैं, बोलो। फर्स्ट ऑफ ऑल हमको आइडेंटिफाई कर लेना सिस्टम कौन है। ठीक, जब हमने डिसाइड कर लिया कि सिस्टम कौन है, वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग होगा, उसकी प्रैक्टिस हम लोग करेंगे। जब हमने डिसाइड कर लिया कि ये सिस्टम है हमारा, तो सिस्टम पर लगने वाले क्या कौन कौन से फोर्सेस हैं, सिस्टम पर कौन लगाएगा, सराउंडिंग, क्योंकि सिस्टम के अलावा क्या बचा, सराउंडिंग। तो सराउंडिंग सिस्टम पे लगाएगा, सिस्टम सराउंडिंग पे जो लगाएगा उसके बारे में हमको चिंता, हमको उसके बारे में जिक्र ही नहीं करना है, हमको सिर्फ किसके बारे में डिस्कशन करना है, सराउंडिंग जो सिस्टम पे लगाएगा। मतलब यदि मैंने अपने आप को सिस्टम माना है, तो मेरे ऊपर कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं, कितने टाइप्स के फोर्सेस लग रहे हैं, हम लोग पढ़ चुके हैं टाइप्स ऑफ फोर्सेस, उन्हीं टाइप्स ऑफ फोर्सेस में से कोई लगेगा। और यदि बॉडी पर यानी सिस्टम पे लगेगा, तो वो सारे फोर्सेस को हमको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। ठीक है, ये 2 स्टेप हो गए। थर्ड स्टेप क्या कह रहा है, स्टेप थर्ड, we take system as a particle and draw different forces by the help of Vector's law, Vector's, ठीक है। एंड फाइनली स्टेप, कितना स्टेप है सर, बस स्टेप 4 एंड so the FBD in X, Y
प्लेन। ठीक है, दैट इज ऑल फोर्सेस मस्ट बी इन एक्स वाई प्लेन। बात विचार समझ पाए? क्या हो रहा है, तुम लोग आपस में खुश हो? बोलो, कुछ तो है। बेंच पे खड़ा कर देंगे, बोलो खड़ा कर दें। तब ध्यान से समझिए, सबसे पहले तो तुम्ही से पूछ लेंगे हम, ठीक है? इसलिए ध्यान से समझिए, ये बेस है, एकदम फंडामेंटल है। यदि ये समझ जाएंगे स्टेप बाय स्टेप, और ये कैसे करेंगे, कैसे समझेंगे, रटने से नहीं होगा। क्या करना है, अभी हम क्वेश्चन करेंगे, और क्वेश्चन जैसे ही हम ड्रॉ करेंगे और मैं आपसे पूछूंगा तो आपको उसको देखना है, पहला स्टेप क्या है, दूसरा स्टेप क्या है, तीसरा, चौथा, सब फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, और उसके बाद वैसे करते करते आप उसको कंक्लूड करेंगे तो आपका फ्री बॉडी डायग्राम बन चुका होगा। वेक्टर्स का नॉलेज आपके पास है ही, वेक्टर्स तो आपके रगों में घूम रहा है ना? ब्लड सर्कुलेशन में आपका वेक्टर ही तो दौड़ रहा है, आरबीसी डब्ल्यूबीसी तो होगा ही नहीं, है ना? और यदि आपके रगों में वेक्टर नहीं दौड़ रहा है तो हम दौड़ा देंगे आपको। ठीक है, वेक्टर्स तो नहीं दौड़ा पाएंगे, आपको दौड़ा देंगे। समझ गए ना? तो वेक्टर्स तो आपके रगों में दौड़ रहा है। अब आपको क्या करना है, इस स्टेप्स को फॉलो करना है, एक क्वेश्चन देंगे, आराम से बनेगा। ठीक है, अब अभी लिखना नहीं है, अभी 2 पॉइंट और बताएंगे, 2 टॉपिक और बताएंगे, उसके बाद आप लिख लीजिएगा, फिर क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो स्टेप्स हो गए। अब हम लोग पहला फोर्स की बात करते हैं। पहला फोर्स हम लोग पढ़ रहे हैं। पहला फोर्स क्या हुआ रवि? कोई दिक्कत नहीं ना? सब ठीक है ना? बीच में गायब हो जाते हो तुम। कहाँ? काशी क्यों चले गए थे? मोक्ष के लिए? हाँ, आदमी काशी 2 ही कारण से जाता है। बोलो। घूमने गए थे, पढ़ाई छोड़ करके। जब बोलते हो घूमने गए थे, फिर से तमाचा लगता है तड़ाक से। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। ऐसे मास्टर हम गए थे, तुम अपना देख लो। ठीक है, मेरा भी सपना था कि हम भी जाएं, लेकिन सपना टूट जाता है। क्या करें? एक तो अभी गया है वैद्यनाथ धाम, तो आया ही नहीं है, अगले साल आएगा। पीयूष कहाँ है? कल तक तो साथ में था। पीयूष चलिए, ग्रेविटेशनल फोर्स। ये तो मुझे पता ही है, इसमें क्या मास्टर तुम बताओगे मुझे? ये तो मुझे अच्छे से आता है, कहीं से भी कुछ भी पूछ लो। एक मिसकंसेप्शन है, ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड लगता है। बोल भी रहा है यस सर। ये क्या है? लिख देते हैं ना तो सब गुस्सा आएगा। क्या बनाया है मास्टर? मान लीजिए कि एक ऑब्जेक्ट है यहाँ पर, इसका मास m है, तो अर्थ उसको सेंटर की तरफ mg से खींचेगी, है ना? और यही ग्रेविटेशनल फोर्स है। सब लोग ध्यान से देखिए, ग्रेविटेशनल फोर्स है ना ये, और इसी को हम क्या बोलते हैं? वेट ऑफ द बॉडी। आपका ये वेइंग मशीन पर अपना वेट मेजर करने गए हैं? तुम आगे क्यों आ गया? हाँ, अपना जगह पे ले लिया। क्या? अपना जगह पे ले लिया। क्यों? तो सुनवान तुम्हें चेस खेल रहे हो क्या? है क्या? तुमको परेशान कर रहा है वो? क्या? वो तो खैर कैमरा में नहीं पकड़ में आएगा, आप समझ रहे हो भावना को। सुन, तो आगे बैठो, यहाँ आ जाओ, यहाँ बैठो। तो आप समझिए, ध्यान से सुनिए।
अर्थ किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा तो वो फोर्स जो भी लगाएगा वो मास इंटू जी होगा, ठीक। इसीलिए यदि ज़्यादा मास का बॉडी है तो उस पर अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा लगेगा, कम मास का बॉडी है तो अट्रैक्शन फोर्स कम लगेगा, है ना। ये समझ रहे हैं ना इस बात को। तो हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन, कहने का मतलब है मान लीजिए कि यहाँ मास है, ये मास m है, तो ये वर्टिकली डाउनवर्ड तो नहीं हुआ, ये तो इधर लगेगा। मान लीजिए कोई मास यहाँ पर है, उसका m0 मास है, तो वो सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करेगा। ये जो फोर्स है ग्रेविटेशनल फोर्स वो कितना होगा, m0 इंटू जी होगा, है ना। तो कोई ज़रूरी नहीं कि कोई ऑब्जेक्ट पर यदि ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा वर्टिकली डाउनवर्ड लगेगा, क्योंकि अर्थ का रेडियस काफ़ी बड़ा है, उसके रिस्पेक्ट में हमारा ऑब्जेक्ट जो हम लोग जो बात कर रहे हैं वो एकदम अर्थ सरफेस के एकदम जस्ट नज़दीक ही, अर्थ सरफेस पे ही है एक तरह से। तो वहाँ पर आपको वो वर्टिकली डाउनवर्ड दिखता है, लेकिन एग्जैक्टली ऐसा नहीं है। वो ऑब्जेक्ट कहीं भी रहेगा तो अर्थ उसको अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करेगा, ठीक। तो ग्रेविटेशनल फोर्स मतलब mg, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इनटू, ठीक है, समझ गए ये किसी बॉडी पर लगने वाला फोर्स। अब हमको इसमें ज़्यादा कुछ डिटेल में नहीं जाना, बस ये समझना है कि ग्रेविटेशनल फोर्स हम जो ऑब्जर्व करेंगे, हम जो दिखाएंगे अपने कॉपी पर, वो हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में दिखाएंगे, क्योंकि हम ये मान कर चलेंगे कि अर्थ सरफेस पे ही हम वो ऑब्जेक्ट को स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। इसलिए हमको कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं, अर्थ सरफेस पे कर रहे हैं तो हमेशा वर्टिकली दिखाएंगे। तो यहाँ पर जो है, यहाँ लिख सकते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स is non-contact force, force act always vertically downward, ठीक। and its magnitude is m into g, where m mass of the object of the body और सिस्टम। समझ पा रहे हैं, सिस्टम m क्या है, मास ऑफ द सिस्टम जिसको स्टडी कर रहे हैं। यदि हमने इसको सिस्टम मान लिया, कौन सा, इस मास को सिस्टम मान लिया, तो अर्थ क्या हो गया उसके लिए, सराउंडिंग हो गया। तो सराउंडिंग ने फोर्स लगाया, किस पर, सिस्टम पर फोर्स लगाया। सिस्टम ने क्या फोर्स लगाया उससे हमको कोई मतलब नहीं है। हमने जब इसको स्टडी कर लिया, इसको मान लिया कि ये सिस्टम है, तो अर्थ जो भी फोर्स लगाएगा वो सराउंडिंग ने सिस्टम पे लगाया होगा, और जो भी फोर्स होगा वो सिस्टम पे लगेगा, हमें उससे स्टडी करना होगा। सिस्टम ने यदि फोर्स लगाया होगा उससे हमें कोई मतलब नहीं है। जब हम अर्थ को सिस्टम मानेंगे तो यदि इस मास ने, छोटे से मास ने 0.01001 न्यूटन भी लगाया होगा, कुछ भी लगाया होगा, तो ये यदि ये सिस्टम है तो ये सिस्टम पे इसने फोर्स लगाया होगा, वो स्टडी करेंगे। समझ पाए इस बात को, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग कुछ पॉइंट्स पे बात कर रहे हैं। तो मास ऑफ द बॉडी और सिस्टम, और साथ साथ जी क्या होगा, जी होगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। जी होगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है, जिसका वैल्यू क्या होगा 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी होता है जब मेंशन किया रहेगा। यदि ये 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेना है तो मेंशन करेंगे। और कहाँ पर जी का वैल्यू 10 होता है, कहाँ पर जी का वैल्यू 9.8 होता है, जब हम लोग ग्रेविटेशन पढ़ेंगे उसमें हम लोग पढ़ेंगे उसको अच्छे से। तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में हो गया। एक और फोर्स है जो कि कांटेक्ट फोर्स है। कौन सा, हाँ वो ना, वो तो दो अलग अलग मासेस के बीच में होता है। जो होता है वो F बराबर Gm1 m2 बाई आर स्क्वायर। तो ये चीज़ वहीं से आया है, मतलब यहीं से आया है mg, इसी से आया है mg। यही न्यूटन्स लॉ है इसके लिए, ग्रेविटेशनल लॉ जो है वो तो हम लोग 9th क्लास में भी पढ़े हैं। आप जब ग्रेविटेशन पढ़ेंगे तो उसमें भी पढ़ेंगे, वहीं से हम लोग निकाला है। वो हम बताएंगे आपको कैसे निकलेगा वो। फिलहाल के लिए आप ये समझिए कि आपको mg मान के चलना है,
ठीक है। आपको ग्रेविटेशनल फोर्स यहाँ पर F बराबर G m1m2/r² कहीं नहीं लगाना। क्यों नहीं लगाना? क्योंकि यहाँ पर जो भी फोर्स लग रहा है वो सिस्टम कौन सा है हमारा, वो छोटा सा बॉडी है, वो सिस्टम है। और ग्रेविटेशनल फोर्स में हम दोनों मासेस को सिस्टम मानते हैं, इसलिए एक दूसरे पर जो लगने वाला फोर्स है उसकी बात करते हैं। समझ गए? यहाँ पर क्या हुआ इस केस में हमने क्या मान लिया? इस केस में इसको हमने सिस्टम मान लिया है, और ये अर्थ है, तो अर्थ जो फोर्स लगाएगा वो हमको मतलब है। लेकिन जब हम ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करेंगे जो F बराबर G m1m2/r² है, उसमें दोनों हमारा सिस्टम है, ये उस पर लगा रहा है, ये उस पर लगा रहा है। समझ पाए? तो अभी ऑब्जर्वेशन का बस डिफरेंस है और कुछ नहीं। आइए अब हम लोग बात कर रहे हैं सेकंड नंबर पर, और वो है नॉर्मल फोर्स, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, और सिर्फ सिंपली हम इसको नॉर्मल फोर्स भी बोलते हैं, फोर्स। ठीक है, कैसा फोर्स है? कॉन्टैक्ट फोर्स। इट इज कॉन्टैक्ट फोर्स, that is it will act between two bodies when these two bodies are in physical contact. Only. समझ पाए? फिजिकल कांटेक्ट होगा तो ही। जैसे आप लोग इतना जिद कर रहे हैं तो देखिए कैसे। एक तो मास्टर खड़ा कर दिया है, ऊपर से बकैती झाड़ रहा है उतना देर से, लिखने भी नहीं दे रहा है। देखिए सर कुछ देर में हम बेहोश होकर गिर जाएंगे, ऐसा है किसी के साथ? बोलो, नीम का काढ़ा रख के पिलाएंगे उसको। आइए, एक ब्लॉक है जो कि ग्राउंड से कांटेक्ट में नहीं है, ग्राउंड से H जो है वो 0.2 मीटर है। ठीक है, तो इस ब्लॉक पर फोर्स लगेगा। कौन है जो सुर में सुर मिला रहा है? आ जाएंगे तो सुर बिगाड़ देंगे तुम्हारा हम। ये हो गया mg, हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड लग रहा है ना? क्या वर्टिकली डाउनवर्ड लग रहा है, लेकिन ये ब्लॉक ग्राउंड के साथ कांटेक्ट में है क्या, या किसी के साथ भी कांटेक्ट में है क्या? वो तो नॉर्मल नहीं लगेगा। समझ पा रहे हैं इस बात को? अरे कुछ समझ पा रहे हैं? आयुष, दोनों के साथ उतना ही घमंड है क्या? दोनों कुछ नहीं बोल रहा है। हाँ तो यस सर बोलो ना। यस सर बोलने से क्या हो जाएगा? तुम आयुष नहीं रहोगे इस धरती पर? हैं? तुम क्यों नहीं बोल रहा है जी? उसको अच्छा नाम चेंज कर देते हैं, लंबू छोटू। ठीक है, अब ठीक है ना? नो ठीक नहीं है तो क्या है? तुमको क्या दिक्कत है इससे? हाँ, तुमको क्या दिक्कत हुआ इससे? चलिए, ये बात समझ पाए हैं? अरे बोलो, हाँ क्लियर हुआ? बोलो। अरे हम नहीं थक रहे हैं, मेरे जैसा बूढ़ा आदमी अगले साल 50 साल पूरने वाला है मेरा। हाँ अगले साल होने वाला है, हम नहीं थके। देखिए 1 सेकंड में बैठे हैं, सीधे वहीं जाके बैठते हैं। वहाँ पर ऐसे पहले वो जो कुर्सी है ना उसको ऐसे खींच लेते हैं, पैर को ऐसे मोड़ते हैं, कड़ कड़ करता है ऐसे, और फिर इसको मोड़ते हैं, कड़ कर और फिर बैठ जाते हैं। बताइए
अरे आप लोग का भी करेगा। क्या दिक्कत है? इतना थका हुआ क्यों मैसेज कर रहे हैं? कितना मज़ा आ रहा है इसको बनाने में, नहीं मज़ा आ रहा है सर? हैं? इतना इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताए हैं और जिस तरह से बताए हैं बहुत ही कम टीचर ऐसे बता सकते हैं। और ऐसा इसलिए नहीं, हमको अपने आप को कुछ महान नहीं बताना है, ऐसा इसलिए हो पाया कि ऐसे गुरुओं से हम पढ़े हैं, ऐसे टीचरों से हम पढ़े हैं कि उनका आशीर्वाद जो है मेरे ऊपर है, तब हम ऐसे बता पा रहे हैं। मेरी कोई हैसियत नहीं है, उन गुरु का आशीर्वाद है, इसलिए हम ऐसा पढ़ा पा रहे हैं। नहीं तो मेरा क्या हैसियत है? वो नहीं बताते तो हम कहाँ से सीख लेंगे? सच बात बोल रहे हैं। वो नहीं पढ़ाते हमको इस तरह से, तो हम कहाँ से पढ़ लेते है कि नहीं? तो ये चीज़ को ऑब्जर्व कीजिए, ये आपका पूरा का डायनेमिक्स सुधार देगा। और डायनेमिक्स सुधर गया तो सर्कुलर मोशन का डायनेमिक्स सुधरेगा, रोटेशनल मोशन का डायनेमिक्स सुधरेगा, और उसके बाद जाकर एसएचएम का। नहीं तो नहीं हो पाएगा। चलिए, कहाँ तक लिखे हैं? आलू लिखे थे? हाँ, चलिए बैठ जाइए, सब लोग बैठ जाइए, नहीं तो इतना गाली दीजिएगा, खाना भी नहीं खा पाएंगे हम। चलिए, बढ़िया। तुम कहाँ जा रहे हो? अच्छा, पेन ले रहे हो। अच्छा, तुम ये मत करना, बाल पहले सीधा करो, बाल ऐसे उठाओ तो अपने आँख से। हाँ, आप मत बोलना कि पढ़ रहे हैं, हम हमेशा चेक कर लेंगे। तुम्हारे चक्कर में इतना लोग खड़ा हो गया। अब बोलोगे कि सर पढ़ नहीं रहे हैं, ऐसे बोलोगे कि पढ़ रहे हैं तो पूछ लेंगे हम। एक ग्राउंड सरफेस है, इस पर एक ब्लॉक रखा हुआ है, ठीक है। ब्लॉक का मास कितना है? m। अब इस ब्लॉक का एफबीडी बनाना है आपको। फाइंड द एफबीडी ऑफ द ब्लॉक। समझिए सब लोग, ध्यान से 2 मिनट समझिए, जितना आपने पढ़ा है उस सब चीज़ को ज़रूरत पड़ेगा यहाँ पर। तो हमारा एक सिस्टम है, सिंपल, एक सिंपलेस्ट फॉर्म में है। तो ग्राउंड सरफेस है ये, ग्राउंड सरफेस, ठीक। और ये क्या है? ब्लॉक। तो आपसे कह रहा है किसके बारे में? एफबीडी ऑफ द ब्लॉक। तो यहाँ पर तो हम सिंपल दे दिए ना, लेकिन क्वेश्चन में इस तरह से नहीं देगा। आपसे पूछेगा फाइंड द फोर्सेज एक्टिंग ऑन द ब्लॉक, या फिर कहेगा कि फाइंड द सिचुएशन वेदर द ब्लॉक विल मूव और नॉट, ऐसा करके दे देगा आपको। तो आपको बेसिकली क्या करना है? फ्री बॉडी डायग्राम आपको निकालना है। किसका निकालना है? तो हमारा ब्लॉक। तो ब्लॉक हमारा क्या हुआ? तो सबसे पहले हमने डिसाइड कर लिया कि ब्लॉक ही हमारा सिस्टम है, ठीक है। तो अभी ब्लॉक के सिस्टम है, तो ये उसका बाउंड्री है ना। तो ये हमारा सिस्टम हुआ, ठीक। और ये हो गया सिस्टम्स बाउंड्री। ये हम जस्ट ऐसे बता रहे हैं, आपको हमेशा ऐसा नहीं करना, ठीक है। सिस्टम्स बाउंड्री, तो जो भी बचा वो क्या हो गया? सराउंडिंग। तो अर्थ सरफेस क्या होगा उसके लिए? सराउंडिंग होगा। वेरी गुड, ये समझ गए। तो एक डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg एक्ट किया, जो कि ग्रेविटेशनल फोर्स है, जो कि नॉन कांटेक्ट फोर्स है। ये मतलब कांटेक्ट रहे ना रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये लगेगा, ठीक। तो mg लगा। अब चूंकि एक कांटेक्ट भी है, तो कांटेक्ट सरफेस के नॉर्मल एक फोर्स लगेगा, इसीलिए इसको नॉर्मल फोर्स बोलते हैं। देख रहे हैं कांटेक्ट सरफेस से कितने एंगल बना रहा है? ये 90 डिग्री बना। तो कांटेक्ट सरफेस के नॉर्मल एक फोर्स लगा, जिसको हम लोग एन बोले। इसके अलावा और कोई फोर्स लगेगा क्या? ध्यान रखिएगा, ब्लॉक भी इस सरफेस पर फोर्स लगा रहा है। जैसे मेरा पैर इस फ्लोर पर फोर्स लगा रहा है, लेकिन हमको उसकी चिंता नहीं करनी, क्योंकि यदि हमने अपने आप को सिस्टम मानना है तो हम पर लगने वाले फोर्सेस को खाली देखना है। ब्लॉक जो फोर्स लगाएगा उससे कोई मतलब नहीं है। आप रिपीट कीजिए, शायद स्टेप नंबर 3 है वो। क्या लिखा हुआ है? सबसे पहले सिस्टम को आइडेंटिफाई किए, उसके बाद उस पर लगने वाले फोर्सेस को दिखाए, ठीक है। 3rd में क्या लिखा हुआ है कि सिस्टम पर जो फोर्सेस लग रहा है वही दिखाएंगे, सिस्टम जो फोर्स लगाएगा उससे हमें कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अब 4th में क्या है? अब उसको पार्टिकल की तरह अलग से हम दिखा सकते हैं। देखिए यहाँ पर, हाँ। तो अब यहाँ आइए, ये हमारा ब्लॉक हो गया, जिसको हम पार्टिकल की तरह दिखाना है हमको। तो ये पार्टिकल की तरह दिखा दिए। ये हो गया नॉर्मल फोर्स जो n हो गया, और ये हो गया उसका mg। यही क्या बना? FBD।
ये उसका एबीडी बना, बस ना। कल बताएंगे, कल आपको यकीन नहीं होगा कि हाँ मास्टर जो बोला था वही हो रहा है। ठीक है, समझ गए। और वेक्टर्स की तरह ध्यान रखिएगा, बैलेंस दोनों रहेगा, दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर होगा। मान लीजिए ये 18 सेंटीमीटर का लिए हैं तो ये भी 18 सेंटीमीटर का ही ड्रॉ करेंगे, और उस लेंथ क्या बताएगा उस वेक्टर का, मैग्नीट्यूड बताएगा, तभी तो दोनों बराबर हैं। और फिर क्या लिखेंगे, फिर हम बाद में आपको और अच्छे से बताएंगे, फिलहाल ये समझ लीजिए, इसको ड्रॉ कीजिए। ठीक है, यही एफबीडी है। और जैसे जैसे समय बीतेगा, सिस्टम कॉम्प्लेक्स होता चला जाएगा, तो आपको एफबीडी बताना उतना ही मुश्किल हो जाएगा। लेकिन ये शुरुआती है, इसलिए आसान लग रहा हो तो अच्छी